कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। भारतीय इतिहास की जो क्लासेस चल रहे हैं जेपीएससी पेपर 1 के लिए, उसके अंतर्गत मुगल काल प्रगति पर है। उसी के अगले भाग पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मुगल काल में कृषि से संबंधित आज क्या क्या आ सकते हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा में, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, संपूर्ण मुगल साम्राज्य की भूमि जो थी वो खालिसा, जागीर और सैरुगल, मदद मास भी जिसको बोलते थे, 3 भागों में विभाजित थे। खालिसा आप जान ही रहे हैं, सरकारी भूमि था, और जागीर जो था, जो मनसबदारों को भूमि वेतन के रूप में दिया जाता था, उसे जागीर कहा जाता था। सैरुगल या मदद मास जो है अनुदान भूमि था, है ना। या तो ये विद्वानों को दिया जाता था या धार्मिक प्रधानों को दिया जाता था, मौलवी उलेमा वगैरह को। चलिए, अकबर के द्वारा 100 बीघा प्रति व्यक्ति की सीमा निर्धारित कर दी गई थी जमीन देने के लिए किसी भी रूप में, जिसमें 50 बीघा बंजर जमीन को देना अनिवार्य था, और उन्हें जिम्मेदारी थी जो भी जमीन प्राप्त करते थे कि उस बंजर भूमि को विकसित करें। उत्तराधिकारियों का इस पर वास्तव में अधिकार नहीं था, परंतु वे नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते थे, और जहांगीर के द्वारा अकबर के समय जो भी दिया गया था, लगभग सभी भूमि का नवीकरण कर दिया गया था। जहांगीर के द्वारा जो अकबर ने 100 बीघा की सीमा निर्धारित की थी, उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन नहीं किए गए, और जो भी उत्तराधिकारी थे उनके सभी दावेदारों के लिए जमीन को नवीकरण कर दिया गया। जबकि शाहजहां ने 37 बीघा अधिकतम सीमा कर दिया। जमीन की कमी हो रही थी, औरंगजेब ने 20 बीघा और घटा दिया। अकबर के समय अनुदान भूमि, यानी कि जो ब्राह्मणों उलेमाओं को जो दिया जाता था या फिर विद्वानों को दिया जाता था, वह कुल भूमि का 5.84% राजस्व देता था। वक्फ भूमि जो होता था, धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता था। वहीं मदद मास भूमि जो है विद्वानों को प्रदत्त भूमि अनुदान थे। एक क्लियर तो पहले ही कर चुका हूँ। जमींदार, आइए, फारसी शब्द है, जमीन के ग्रहणकर्ता को कहा जाता था। प्रारंभ में वंशानुगत नहीं, पर बाद में यह वंशानुगत बन गया था। जैसे जैसे बादशाह कमजोर होते गए, अयोग्य होते गए। अवध में जमींदारों को 17वीं और 20वीं कहा जाता था। गुजरात में जमींदारों को बैठ या बंद कहा जाता था। जमींदारों को मालिकाना 10% और नानकारा 10% दिया जाता था। यानी कि अगर वे जमींदारी नहीं भी रखते हैं उस क्षेत्र के किसी भूमि के, तब भी उन्हें 10% दिया जाता था। ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व की वसूली उत्तर भारत में चौधरी के द्वारा और दक्षिण भारत में पटेल के द्वारा किया जाता था। अब आइए कृषि से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्यों पर बात कर लेते हैं। आईन अकबरी में 17 रबी फसलों और 26 खरीफ फसलों की चर्चा मिलती है। 17वीं सदी में तंबाकू, कॉफी और ज्वार भारत पहुंचा, और इसमें तंबाकू जो था पुर्तगीजों के द्वारा लाया गया था। 17वीं सदी में जहां तंबाकू, कॉफी और ज्वार का आगमन भारत में हुआ था, वहीं 18वीं सदी में टमाटर, लाल मिर्च और आलू का आगमन भारत में हुआ। नकदी फसलों को जिन्स से कामिल या जिन्स से आला भी कहा जाता था। कपास, नील, अफीम और तंबाकू प्रमुख नकदी फसलें थीं भारत की उस समय। पुर्तगालियों ने इस काल में कलम लगाने की पद्धति 1550 में विकसित की, यानी कि कोई भी टुकड़ा पौधा का काट लेना, उससे फिर नया पौधा तैयार करना, उसी को कलम कहा जाता है। बयाना और सरखेज नामक जगह जो राजस्थान में था, बयाना, तो ये नील के लिए प्रसिद्ध था। खनिज और उद्योग में कुछ याद कर लीजिएगा। सोरा अहमदाबाद और दिल्ली, सोना झारखंड और उसके नदियों से भी मिलता था, झारखंड की नदियों से अभी भी मिलता है। कागज की जहाँ तक बात है तो अहमदाबाद और पटना से मिलता है। प्रमुख बंदरगाह पाटन और खंभात गुजरात में थे। सतगांव, सोनारगांव बंगाल में, भड़ौच गुजरात में, गोवा, भटकल महाराष्ट्र में, कुछ साउथ में भी बंदरगाह थे। अब आइए आयात के क्षेत्र में अफ्रीकी दास, घोड़ा, रेशम और हाथी दांत का आयात होता था भारत के द्वारा। देखिए, घोड़ा जो उन्नत नस्ल का है भारत में नहीं मिलता था, अरबी क्षेत्र से होता था। अफ्रीकी दास, हाथी दांत, ये सब अफ्रीका से। कच्चा रेशम जो था चाइना से। निर्यात में बोहरा और चट्टी व्यापारी का प्रमुख हाथ था, उनका प्रमुख स्थान था। और मरवाड़ी लोगों का भी उदय इसी काल में हुआ व्यापार के क्षेत्र में। सूती वस्त्र, सोरा और नील, ठीक है, ये निर्यात किया जाता था भारत से। मुद्रा प्रणाली 1595 में 42 टकसाल जहां तांबे के थे, यानी कि अकबर के काल में, और 14 टकसाल चांदी के लिए थे, और 4 टकसाल सोने के सिक्के को ढालने के लिए थे। कुछ तथ्य याद कर लीजिएगा सिक्कों से संबंधित। महमूदी जो होता था चांदी के सिक्के, मोहर या सहसा जो होता था सोने के सिक्के, आत्मा सोने के सिक्के, जलाली चांदी के वर्गाकार सिक्के अकबर के काल का, इलाही सोने के वर्गाकार सिक्के अकबर के काल का, एक मोहर जो होता था 1 रुपये का। हुंडी प्रणाली क्या था?
अल्प समय के लिए इसमें ऋण का व्यवस्था किया जाता था। इसी प्रकार दादनी था, एक तरह से दे दिया जाता था दादनी प्रणाली में पैसा कि कुछ सामान वगैरह तैयार करना है, इसलिए कि इसके लिए एडवांस दे दिया जाता था, उससे दादनी प्रणाली बोलते थे। निसार जहांगीर काल के सिक्के थे। इस काल में बीमा प्रणाली का भी थोड़ा बहुत विकास हुआ, जिसका विवरण खुलासत त्वारिख में मिलता है। मुगलों की राजपूत नीति युद्ध विजय पर आधारित थी और अकबर ने इसमें विवाह को भी शामिल किया, जबकि शाहजहां ने विवाह को हतोत्साहित किया। बाकी विशेष राजपूत नीति पर हम लोग मुख्य परीक्षा में स्टडी करेंगे। मुगलों की धार्मिक नीति को देखा जाए तो धार्मिक रूप से ये उदार थे, जिसमें अकबर का प्रमुख स्थान था। और इनकी धार्मिक नीति उदार होने का यह कारण था कि इन्होंने मध्य एशिया से संपर्क लगभग तोड़ लिया था। तुर्क मंगोल पद्धति पर ही इनकी व्यवस्था आधारित थी। अब्दुल लतीफ़ या हमीदा बानो जैसे लोगों के कारण अकबर की धार्मिक नीति काफ़ी उदार रही, उनका प्रभाव पड़ा था। अकबर का अगर देखा जाए तो 1563 में तीर्थकर को समाप्त किया, 63 में बलात् धर्म परिवर्तन में जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता था, 64 में जजिया उन्मूलन किया, 75 में इबादत खाना की स्थापना की, जिसमें अलग अलग धर्मों के साथ ईश्वर के मुद्दे पर चर्चा किया करता था। हिंदू में इसमें जो शामिल थे पुरुषोत्तम और देवी, और पारसी में मेहरजी राणा, जैन में हरि विजय सूरी, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय, और ईसाई में अकवा विवा और मानसूरेट शामिल थे। और 1582 में इन चर्चाओं के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने दीन ए इलाही बना डाली, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का एक तरह से मान सकते हैं समावेश था। विचारधारा था, धर्म नहीं था। इसके 12 सिद्धांत थे, 22 सुनवाई थे, और एक हिंदू इसमें था बिरबल, यानी कि अपने सर्वस्व बादशाह के प्रति अर्पित कर देना। इसका जो है कई सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत था। अकबर के द्वारा कुछ सामाजिक सुधार भी किए गए थे, जैसे सती प्रथा को हतोत्साहित करना, विवाह की उम्र लड़का के लिए 16 वर्ष, लड़के के लिए 14 वर्ष निर्धारित करना, सती प्रथा पर नियंत्रण का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं रहा अकबर। कट्टरवादी कार्य अगर देखा जाए तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। धर्म परिवर्तन के लिए अलग विभाग ही इसने बना दिया था। मक्का को भेजा 50,000 रुपया, बनारस में 72 मंदिर को तोड़वा दिया। बाद में कविंदाचार्य नाम के एक संत थे, उनके आग्रह पर शाहजहां ने से मंदिर तोड़वाना रोकवाया। मुस्लिम दास रखने पर हिंदुओं को पाबंदी कर दी गई थी। औरंगजेब के कट्टरवादी कार्यों को अगर आप देखते हैं तो दारुल हर्ब यानी कि काफिर देश यानी कि गैर मुस्लिमों का देश को दारुल इस्लाम यानी कि मुस्लिमों का देश बनाना। 1667 में मुसलमानों से राहदारी कर, जो राह चलने पर लगता था व्यापारियों पर, उस कर को मुसलमानों को फ्री कर दिया उस कर से। 1671 भू राजस्व विभाग में मुस्लिमों की नियुक्ति की गई। अब चलिए मुगल संस्कृति के कुछ पक्षों को देख लेते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किया और इसका नाम था दारुल बका। सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम जो था आपका शुरू में ही इसका बन गया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग बाबर के टाइम में ही। सुहरत ए आम था इस विभाग का नाम। ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल की मेंबरशिप भी जरूर प्राप्त करें। इससे कई लाभ आपको प्राप्त होंगे। बहुत ही अल्प शुल्क रखा गया है। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी लाभ प्राप्त हुए हैं और आप इस चैनल के सामग्रियों के प्रयोग करते हैं, आपको कुछ आर्थिक बचत हुई है, आप में कुछ वैल्यू ऐड हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस चैनल के आर्थिक सहयोग कीजिए। अगर सक्षम नहीं आप हैं तो कोई बात नहीं, सक्षम हैं तो ज़रूर सहयोग कीजिए। राजमहल की शिक्षित महिलाओं में नूरजहां, मुमताज महल, जेबुन्निसा, जहांआरा इत्यादि थीं। और जेबुन्निसा जो थीं अपने सुंदर लिखावट के लिए प्रसिद्ध थीं। पुस्तकों में अगर देखिएगा तो मुगल काल की दो प्रमुख जीवनियाँ हैं। दो ही जीवनी लिखे गए थे, एक बाबर का बाबरनामा, दूसरा जहांगीर का तुजुके जहांगीरी। तुतुके हो गया है, तुजुके इसको पढ़िएगा। और मुगल काल में इतिहास अगर देखा जाए तो 3 प्रमुख इतिहास लिखे गए, जिससे इतिहास कहा जा सकता है अकबरनामा, बादशाहनामा और आलमगीर नामा। आलमगीर जो है औरंगजेब को भी कहा जाता था। चलिए मुगल काल की कुछ प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, हुमायूनामा हुमायूं की बहन ही थी, गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा था। तोहफा अकबर शाही, अब्बास खान शेरवानी ने लिखा था, पठानी थे ये। अकबरनामा या तुजुक बाबरी बाबर के द्वारा लिखा गया था। यहाँ जो कुछ मैंने नीचे लिख दिया उसे याद कर लीजिएगा। मूल रूप से तुर्की भाषा में, बाद में जैतुद्दीन ख्वाजा और खान ए खाना, रहीम खान ए खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया। चलिए आइए 5 नंबर आए, तारीख उल्फी बदायनी, इस्लाम के
1000 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा गया है। अकबरनामा अबुल फजल मुंतखब उब तारिख बदायूनी, बदायूनी का बुक हो या अबुल फजल का, फैजी का, इन लोगों का अच्छी तरह से याद रखिएगा। फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर, इसमें मुगल राजपूत संबंध के बारे में बताया गया है, विशेष रूप से राठौर राजपूतों के साथ। नुस्खा ए दुलकुशा भीमसेन सक्सेना, मुगल मराठों का इसमें संबंध बताया गया है। मुगल काल में देखिए कुछ प्रमुख अनुवाद भी हुए, जैसे सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किसने किया था? फैजी। जो इंडियन पुस्तकें प्राचीन काल से चली आ रही थी उसके अनुवाद के संदर्भ में बात हो रही है। अथर्ववेद का अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। रज्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद जो था शेख सुल्तान नकीब खां और बदायूनी के द्वारा। इसका सूत्र आप 7 भी याद कर सकते हैं, से फॉर शेख, ब फॉर बदायूनी, न फॉर नकीब। रामायण का अनुवाद बदायूनी, यानी कि रामायण और महाभारत दोनों में अनुवाद जो योगदान रहा बदायूनी का रहा, लेकिन बदायूनी थोड़ा सा इस शरीयत मानने वाला एक कट्टर मुस्लिम था। नीलावती और नल दमयंती फैजी। कालिया दमन अबुल फजल के द्वारा। पंचतंत्र अनवारे सुहेली के नाम से अबुल फजल के द्वारा। योग वशिष्ठ और भगवत गीता दारस सिकोह के द्वारा शाहजहां के काल में, क्योंकि यह तो खुद बादशाह बन ही नहीं पाया। चलिए कुछ हिंदी साहित्य की बात की जाए। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई है। विठल दास ने 84 विष्णु की वार्ता लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा अकबर के काल में। शाहजहां के कवि जगन्नाथ पंडित के द्वारा रस गंगाधर गंगा लहरी चित्र मीमांसा खंडन लिखा गया। इसके बाद हम लोग अगले मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला और मुगल काल तथा मध्यकाल में आने वाले कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मराठा से संबंधित एक क्लास होगा, मध्यकालीन भारत का, वो अंतिम क्लास होगा। और उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था के एक टॉपिक करेंगे, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। और जो भी आप लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें और इस चैनल के बारे में दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। यहाँ पर भरपूर सामग्रियाँ निरंतर प्रदान की जा रही हैं, भविष्य में भी की जाएंगी। धन्यवाद।